ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है कल के लेक्चर का, प्रीवियस लेक्चर का, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। जी अजीम, क्या क्वेश्चन है अभी आपका? आपका बच्चे माइक नहीं ऑन हो रहा, या तो आपकी तरफ से ऑफ है, अगर हैंड फ्री है तो रिमूव कर लें। जी बोलें। शामिल वालेकुम सलाम। इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें एक पॉइंट है। दोबारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस दोबारा। इलास्टिसिटी इन डिमांड। ठीक है। इम्पोर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सर एक बार क्लियर कर दें। इंटरनेशनल ट्रेड देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड हम कहते हैं कि किसी भी कंट्री की जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होती हैं। मसलन पाकिस्तान बहुत सी चीज़ें कंट्री के बाहर से इंपोर्ट करता है। लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, गाड़ियां हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। हम बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं। कपड़ा है, खेलों का सामान है, उसके अलावा मेडिकल की कुछ चीज़ें और बहुत सी चीज़ें हम सीमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, की वजह इंपोर्ट की वजह से हमें पेमेंट करनी पड़ती है, और एक्सपोर्ट की वजह से जो है वो हमें रिसिप्ट आती है, पेमेंट आती है बाहर से। अब जो हमारी पेमेंट और रिसिप्ट है, ज़्यादातर वो डॉलर की शक्ल में है, यानी हम पेमेंट्स भी डॉलर में करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और जो हमें पैसा आता है बाहर से वो भी हम डॉलर की शक्ल में लेते हैं। यानी हर साल हमारे मुल्क से डॉलर पे भी होता है, रिसीव भी होता है। अब डॉलर, अगर आप कह लें हमारे पास रिसीव कम हो रहा है और हमारी पेमेंट्स ज्यादा है, सादे लफ्जों में इंपोर्ट ज्यादा है हमारी और एक्सपोर्ट कम है, तो हर साल हमें डॉलर ज्यादा पे करने पड़ते हैं। डॉलर खत्म हो जाते हैं, डॉलर हमें बोरो करने पड़ते हैं आईएमएफ से या किसी कंट्री से, सऊदी अरब से, यूएई से, फलां। आपने अक्सर न्यूज में भी सुना होगा जी, हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। तो डॉलर की पेमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें बोरिंग करनी पड़ती है। अच्छा, अब ये मैंने सिचुएशन आपको बताई है। अब इसका हल ये है कि जो आप प्रोडक्ट्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, अगर फाइनेंस मिनिस्टर को उनकी इलास्टिसिटीज का आइडिया हो कि एक्सपोर्ट होने वाली कौन सी प्रोडक्ट लेस इलास्टिक है, कौन सी मोर है इंपोर्ट में, तो उसके अकॉर्डिंगली टैक्सेशन प्लान बनाया जा सकता है कि इसकी इंपोर्ट कम करने के लिए कितना टैक्स लगाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कितना टैक्स कम करना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का जानना या पता होना आपको हेल्प आउट कर देता है। आप अपने इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, जो आप इंटरनेशनल लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अपना जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है कि पेमेंट ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी, एनीवन एल्स? और कोई क्वेश्चन है भी किसी का प्रीवियस लेक्चर का? कोई भी चीज पूछना चाहते हैं तो बताएं जी। क्या क्वेश्चन है आपका बच्चे? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पॉलिसी का बता दो। डिटर्मिनेशन ऑफ? प्राइस पॉलिसी सर पहला पॉइंट ये। ये देखें, प्राइस पॉलिसी नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस होना चाहिए। सर यहाँ पे तो यही पॉइंट। हेडिंग प्राइस पॉलिसी लिखा हुआ है। यस सर। किस बुक की बात कर रहे हैं आप, मेरी बुक में या आई कैप की बुक में? आपकी बुक का सर। अच्छा, फिर चले, अच्छा किया आपने नोट करवा दिया, इसकी करेक्शन करवा दूंगा मैं। ये पॉलिसी का वर्ड जो है ये आप बेशक रिमूव कर दें। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस से ये हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस से हमारी सेंस ये होती है कि फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर एज ए कंज्यूमर मैंने चेक करना हो कि फ्यूचर में किस किस्म की प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ सकती हैं, किस किस्म की प्रोडक्ट की प्राइसेस कम हो सकती हैं, तो नॉर्मली जो इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स होती हैं, लेस इलास्टिक प्रोडक्ट्स, उनकी प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को आइडिया होता है कि अगर हम प्राइस बढ़ा भी दें तो इसकी वजह से जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी, डिमांड चलती रहेगी। तो लेस इलास्टिक प्रोडक्ट्स की प्राइस आमतौर पर बढ़ती रहती है। लेकिन जो मोर इलास्टिक प्रोडक्ट होती हैं उनकी प्राइसेस आमतौर पे कम होती हैं। तो यानी कि प्राइस डिटरमिन करने में, प्राइस सेट करने में इलास्टिसिटी का बहुत ज़्यादा रोल है। लेस इलास्टिक प्रोडक्ट की प्राइसेस आमतौर पे बढ़ती हैं, मोर इलास्टिक प्रोडक्ट की प्राइसेस आमतौर पे कम होती हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और चीज पूछना चाहते हैं तो बताएं, शाबाश। जी 786, आपका कोई और भी क्वेश्चन है बच्चे? जी आफाक, आपका क्या क्वेश्चन है?
आफाक आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक है तो रिमूव कर लें। सर अब आई आवाज? जी बोलें। सर जी ये इम्पोर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड का बता दो। यार अभी बताया है मैंने 1 सेकंड पहले, अब ये इस तरह की तो क्वेश्चनिंग ना करें ना, अभी 1 सेकंड पहले आप सोए हुए थे। ओके, जब बच्चे एक क्वेश्चन हो जाता है तो उस वक्त ध्यान से सुना करें ना। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड में सिंपली होता ये है कि हम जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हमारा कंट्री बहुत सी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, बहुत सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, जैसे हमने कहा सीमेंट, कपड़ा वगैरह। तो इंटरनेशनल यानी आलमी पैमाने पे हम तजारत कर रहे हैं, ट्रेड हो रही है कंट्रीज के दरमियान। अब हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से हमें डॉलर्स रिसीव होते हैं, डॉलर्स हम पे करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये कई अरसे से प्रॉब्लम चलता आ रहा है कि हमारी डॉलर्स की हर साल रिसिप्ट उतनी नहीं है जितनी हमारी पेमेंट है, तो हमें हर साल बोरिंग करनी पड़ती है उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करने के लिए, अपनी फेवर में लाने के लिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाए, इंपोर्ट्स हमारी कम हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट इलास्टिसिटी के मुताबिक टैक्सेशन पॉलिसी बना सकती है। लेस इलास्टिक प्रोडक्ट्स पे ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है, मोर इलास्टिक प्रोडक्ट पे कम टैक्स। तो उसके जरिए फिर आप इंपोर्ट भी मैनेज कर लेते हैं, एक्सपोर्ट भी मैनेज कर लेते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। रफली आप ये समझ लें कि तकरीबन सेम पैटर्न है जिस तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का था, लेकिन सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वेटेज ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वेटेज ज़रा कम है। अगर वहाँ पे हमने टोटल 6-7 क्वेश्चन किए हैं तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन भी आ सकता है, डिमांड का भी आ सकता है, और पास्ट में आता ही है। आप रफली ये समझ लें कि इस चैप्टर में से लाजमी कंपलसरी क्वेश्चन आना ही होता है 8-10 नंबर का, वो मिस नहीं होता। रेयरली ही कभी हुआ है कि कम मार्क्स आए हों, अदरवाइज 8-10 नंबर आते हैं, और उसमें डिमांड के भी क्वेश्चन आते हैं, सप्लाई के भी आते हैं। ओके जी, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में पहला टॉपिक या पहला क्वेश्चन हमारे पास डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे 2-3 नंबर का वो क्वेश्चन पूछ सकता है। डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, या ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें, तो 2 डेफिनेशंस और फार्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की रेशियो है, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की रेशियो किसके साथ है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अगर आप फॉर्मूला सेंस में भी आप कह सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फॉर्मूला की सेंस में कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा, यानी न्यूमेरिकल सेंस में तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ही ऊपर लिखा जाएगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो नीचे लिखा जाएगा। लेकिन अब जो एग्जामिनर है या क्वेश्चन पूछने वाला है, वो आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब पूछना चाहेगा तो वो सप्लाई की वैल्यूज देगा, यानी क्वांटिटी सप्लाई की जो वैल्यूज हैं वो आपको देगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हुए हमारे पास जो है वो क्वांटिटी सप्लाई की और प्राइसेस का डाटा होता है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। ओवरऑल जनरल सेंस में फार्मूला वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, ये तो था शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 से 3 नंबर का, कि वो आपसे कहता है डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और उसका फॉर्मूला लिख दे। अब हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर क्वेश्चन है केसेस, रेंज या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जिस तरह हमने डिमांड में रेंज डिसाइड कर ली थी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक हो सकती है, और फिर हमने उसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स भी की, तो बिल्कुल उसी तरह से 5 नंबर का ही, 5 से 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेंज, व्हाट आर द केसेस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड या व्हाट इज द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो वही 5 केसेस हमारे पास यहाँ पे बनेंगे, लेकिन इंटरप्रिटेशन समझते जाएं। अब आप प्रोड्यूसर हैं, देखिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में सप्लाई का टॉपिक पढ़ते हुए भी कहा था
कि जब सप्लाई का टॉपिक चल रहा होता है तो आप सप्लाई के टॉपिक में प्रोड्यूसर समझा करें खुद को, यानी कि आप प्रोड्यूसर हैं, आप फॉर एग्जांपल शूज प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचते हैं, आप लैपटॉप्स प्रोड्यूस करके बेचते हैं, आप बॉल पॉइंट्स बेचते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, आप कपड़ा प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच रहे हैं, आप चेयर्स प्रोड्यूस करके बेचते हैं, आप फार्मर हैं, आप गंदम चावल कपास कोई भी क्रॉप या वेजिटेबल उगाते हैं मार्केट में बेचते हैं। तो अब हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि जब किसी प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस बढ़ती है तो लॉ ऑफ सप्लाई ने ये तो क्लियर कर दिया कि जब प्राइस बढ़ती है प्रोड्यूसर इनकरेज होता है, वो सप्लाई भी बढ़ा देता है। तो कितनी बढ़ाता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे और उसको रियल लाइफ के फैक्टर्स के साथ लिंक भी करेंगे अगले क्वेश्चन में, कि किस किस्म के प्रोडक्ट की सप्लाई मोर इलास्टिक होती है, किसकी लेस है और उसकी वजह क्या है, एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, कुछ प्रोडक्ट रियल लाइफ में ऐसे होते हैं कि जब हम उनकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं तो आंसर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। It is known as zero elasticity and supply is known as perfectly inelastic supply. मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट में एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, जस्ट एग्जांपल पर्पस के लिए, लेट अज्यूम इसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो भी सप्लाई में कोई इजाफा नहीं हो रहा, इसकी प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई में कमी कोई नहीं आ रही, यानी प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए इसकी सप्लाई चेंज ही नहीं होती है, एक फिक्स लेवल पे प्रोड्यूसर मार्केट में सप्लाई करता चला जा रहा है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके प्राइस चेंज को क्वांटिटी सप्लाई रिस्पॉन्ड ना करे या प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड ना करे, क्वांटिटी सप्लाई मेंटेन रहे, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अगर हम ऐसी प्रोडक्ट को ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की प्राइस 2 रुपए है या 200 रुपए है और प्रोड्यूसर मार्केट में रोजाना 35 यूनिट 35 यूनिट सप्लाई कर रहा है। अब प्रोडक्ट की प्राइस कल को लेट अज्यूम 250 पे चली जाती है या कम होके 150 पे आ जाती है, दोनों सूरतों में प्रोड्यूसर रोजाना 35 यूनिट ही सप्लाई करता चला जा रहा है, ना सप्लाई बढ़ाता है ना सप्लाई कम करता है। तो अगर हम ऐसी प्रोडक्ट के लिए इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें कि 150 पे कितनी सप्लाई है, 200 पे कितनी है, 250 पे, तो हमारे पास सप्लाई की लाइन तो बिल्कुल वर्टिकल बन जाएगी, प्योर वर्टिकल लाइन होगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस चेंज होने का, प्राइस इंक्रीज हो या प्राइस डिक्रीज हो, उसका क्वांटिटी सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं आता, क्वांटिटी सप्लाई फिक्स रहती है, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि दीज प्रोडक्ट्स आर परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई बिहेवियर। इन प्रोडक्ट्स का परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई बिहेवियर है। और फॉर एग्जांपल परसेंटेज सेंस में अगर हम देखें तो प्रोडक्ट की प्राइस 200 से 250 पे जाने का मतलब है 25% प्राइस में इजाफा हो चुका है, 25%। लेकिन अगर आप क्वांटिटी की साइड पे देखें तो 0% चेंज है। तो इफ देयर इज अ 0% चेंज इन अ क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू एनी परसेंटेज चेंज इन दी प्राइसेस, यानी प्राइस 5, 10, 15% कोई भी चेंज हुई है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई चेंज नहीं हुई, वो 0% चेंज है, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। आमतौर पे इसका बिहेवियर जो लिया जाता है, कोई भी ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट जिसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, मसलन लैंड है, जमीन का एरिया जो है, लैंड अवेलेबिलिटी, तो आमतौर पे किसी गिवन सिनारियो में हम लैंड की सप्लाई को फिक्स लेते हैं कि मतलब एक खास एरिया है, वहां पे 10 एकड़ जमीन है तो वो 10 एकड़ ही रहेगी, उसकी सप्लाई बढ़ाई तो नहीं जा सकती, प्रोड्यूसेबल प्रोडक्ट नहीं है। तो आमतौर पे ऐसी प्रोडक्ट्स जो इंसान प्रोड्यूस नहीं कर सकता, नेचुरल नॉन नेचुरल का मसला नहीं है, लेकिन उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, साफ ज़ाहिर है ज्यादातर ऐसी प्रोडक्ट नेचुरली हो सकती हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट्स की सप्लाई को आमतौर पे परफेक्टली इनइलास्टिक लिया जाता है। ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटी कि हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर 0 और 1 के दरमियान होगा, मसलन 0.2 आंसर आ जाता है, 0.003 आ जाता है, 0.5 आंसर आ जाता है, 0.999 आंसर आ जाता है। जब तक हमारी इलास्टिसिटी का आंसर जो है वो 0 और 1 के दरमियान है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लेस इलास्टिक सप्लाई या इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक का वर्ड भी यूज होता है, लेस इलास्टिक का वर्ड भी यूज होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को लेस इलास्टिक सप्लाई वाले प्रोडक्ट्स कहा जाता है। मसलन जब हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे, लेट अज्यूम एक प्रोडक्ट की इनिशियल प्राइस 200 रुपए है और मार्केट में प्रोड्यूसर रोजाना 20 यूनिट सप्लाई कर रहा है,
प्रोडक्ट की प्राइस 200 से इंक्रीज होके 500 पे चली जाती है, अगर 200 से 400 तक जाती तो हम कहते हैं 100% इजाफा हुआ है प्राइस में। लेकिन 200 से प्राइस 500 पे चली गई है, प्रोड्यूसर इनकरेज हुआ है, उसे पहले से अच्छी कीमत मिल रही है, उसने प्रोडक्ट की सप्लाई में इजाफा कर दिया है। लेकिन जब हम परसेंटेज सेंस में कंपेयर करते हैं तो प्राइस में इजाफा 150% है। प्रोडक्ट की प्राइस 200 रुपए से इंक्रीज होके 500 रुपए पे या 2 रुपए से 5 रुपए पे चली गई है, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट की प्राइस में 150%, 150% इजाफा हो गया है। प्रोड्यूसर ने इस 150% इजाफे की वजह से सप्लाई में इजाफा किया है। अब प्रोड्यूसर 20 की बजाय 25 यूनिट सप्लाई कर रहा है, लेकिन 20 से 25 तक सप्लाई जाने का मतलब है सिर्फ 5 यूनिट सप्लाई इंक्रीज हुई है, और ये 5 इस ओरिजिनल 20 का कितने परसेंट बनता है? 25%। तो वी कैन से कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो 150% है, 150 परसेंटेज चेंज इन प्राइस, लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो 25% है। अब आप देखें न्यूमरेटर छोटा नंबर है, डिनोमिनेटर लार्ज नंबर है, तो आप इसको जब भी कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर एक से छोटा ही आना है। जब भी न्यूमरेटर यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी स्मॉल होगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा होगा, आंसर लेस देन 1 नहीं रहेगा। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को हम लेस इलास्टिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। आम तौर पे वो तमाम नेचुरल प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर से तल्लक रखती हैं वो आम तौर पे इस कैटेगरी में फॉल करती हैं, या ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिनको प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, यानी एक सप्लाई चेन, असेंबली चेन चल रही है, 2 4 6 महीने में ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, क्विक प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की हैं, फसल लगा दें, फसल के तैयार होने का एक खास टाइम है, उससे पहले प्रोडक्शन मार्केट में नहीं आ सकती, और फिर पूरे सीजन में फसल भी एक ही दफा लगनी है। या फिर ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जिनका प्रोडक्शन टाइम बहुत ज्यादा है, 2 महीने, 1 महीना, 4 महीने लग जाते हैं उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स की सप्लाई लेस इलास्टिक होती है। यानी असल में होता है क्या है, मार्केट में प्राइस बढ़ती है, लेकिन प्रोड्यूसर क्योंकि इतनी जल्दी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता उस चीज को, उसके लिए खास टाइम चाहिए, तो प्राइस 100% बढ़ी है, सप्लाई सिर्फ शायद 10 या 15 या 20% बढ़ेगी, प्राइस के मुकाबले में सप्लाई कम बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन यूनिट इलास्टिक प्रोडक्ट। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम मेजर करेंगे, आंसर आएगा एग्जैक्टली 1। ऐसी प्रोडक्ट को हम यूनिट इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। और अगर आप इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे, लेट अज्यूम प्रोडक्ट की प्राइस इनिशियली 10 रुपीज है, प्रोड्यूसर जो है इसके 4 यूनिट या 4000 यूनिट रोजाना सप्लाई कर रहा है, प्रोडक्ट की प्राइस 10 से इंक्रीज होकर 20 पे चली जाती है, डबल हो गई है, प्रोड्यूसर ने सप्लाई भी डबल कर दी है, 10 की बजाय 8 यूनिट सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में है उतना परसेंटेज चेंज ही क्वांटिटी में आ रहा है। प्राइस 20 से इंक्रीज होके लेट अज्यूम 40 पे चली जाती है, तो प्रोडक्ट की सप्लाई भी प्रोड्यूसर 8 से इंक्रीज करके 16 यूनिट कर देता है, प्राइस फिर डबल हो गई है, 20 से 40 पे जाना 100% इंक्रीज, डबल हो गई है प्राइस, और जो क्वांटिटी है वो भी 8 यूनिट पर डे से इंक्रीज होकर एग्जैक्ट डबल 16 यूनिट पर डे पे चली गई है। तो जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई इक्वली रिस्पॉन्ड करें, यानी जितना परसेंटेज चेंज हमें प्राइस में नजर आ रहा है एग्जैक्टली उतना ही परसेंटेज चेंज हमें क्वांटिटी में नजर आएगा। आप लाजमी नहीं है इसे 100% पे ही करें, आप 20% पे कर लें कि प्राइस में भी 20% का ही इजाफा है, सप्लाई में भी 20% का इजाफा है, सप्लाई भी 40% बढ़ी है, प्राइस भी 40% बढ़ी है, क्वांटिटी सप्लाई भी 40 बढ़ गई है। ये मस्ट है कि जितने परसेंटेज चेंज प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी सप्लाई रिस्पॉन्ड करेगी। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को हम इकोनॉमिक्स की सेंस में यूनिट इलास्टिक प्रोडक्ट्स कहते हैं। आम तौर पे ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका प्रोडक्शन टाइम नॉर्मल होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इनमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पॉसिबली नहीं होगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होंगी जो यूनिट इलास्टिक के करीब तरीन होंगी, जिनको प्रोड्यूस करने के लिए 1 2 दिन 4 दिन का टाइम चाहिए, थोड़ी बहुत उनको स्टोर भी किया जा सकता है, किसी हद तक उनकी स्टोरेज पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है, तो ऐसी प्रोडक्ट आमतौर पे यूनिट इलास्टिक होती हैं। ओके, देन चौथा केस हमारे पास इस रेंज में कि हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर 1 से बड़ा होगा, मसलन 1.2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 3.9 हो सकता है,
5.4 हो सकता है, 1.6 हो सकता है, कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से ग्रेटर होगा तो ऐसी प्रोडक्ट के लिए हम मोर इलास्टिक सप्लाई या हाईली इलास्टिक सप्लाई, दोनों वर्ड, मोर इलास्टिक भी कह देते हैं, हाई इलास्टिक भी कह लेते हैं। देन इसको अगर हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करें, प्रोडक्ट की प्राइस लेट एज्यूम 100 रुपए है मार्केट में, प्रोड्यूसर इसके रोजाना 20 यूनिट मार्केट में सप्लाई कर रहा है, प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपए से बढ़ के 150 पे चली जाती है, यानी प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है, 50% इंक्रीज, 50% कीमत में इजाफा हो गया है, 50% जंप इन द प्राइस, प्राइस 50% इंक्रीज हो गई है। प्रोड्यूसर इसकी सप्लाई 20 से इंक्रीज करके 40 पे ले जाता है, प्रोड्यूसर सप्लाई 100% बढ़ा देता है, यानी कि वो 20 से 30 पे नहीं लेके जा रहा, वो 20 की बजाय 40 पे ले गया है सप्लाई। तो जब प्राइस के मुकाबले में किसी प्रोडक्ट की मतलब प्राइस में चेंज 50% है, क्वांटिटी सप्लाई में चेंज 60, 70, 80 इनमें से कोई भी हो तो वो प्राइस से ज्यादा ही है। तो जब प्राइस के मुकाबले में क्वांटिटी सप्लाई में चेंज ज्यादा होता है तो यानी हमारे पास अगर आप फार्मूला देखेंगे तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50% है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 100% है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली 2। इस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 का मतलब क्या है, इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, whenever there is a change in price of 1 percentage point there will be an increase of 2%, यानी 2 गुना इंपैक्ट आएगा। यानी अगर हम प्राइस को 15% बढ़ाएंगे तो सप्लाई 30% डबल बढ़ जाएगी। इलास्टिसिटी 2 का मतलब है 2 गुना इंपैक्ट। अगर प्राइस जो है वो 5% बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर 10% सप्लाई बढ़ा देगा। अगर प्राइस 100% बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर 200% सप्लाई को बढ़ा देगा। तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने से प्राइस का क्वांटिटी सप्लाई पे इंपैक्ट हमें पता चल रहा है। और फाइनल लास्ट कैटेगरी सॉरी इस कैटेगरी में मोर इलास्टिक सप्लाई की कैटेगरी में आमतौर पे ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जिनको प्रोड्यूस करना बहुत आसान और क्विक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, विद इन मिनट्स, विद इन डे, विद इन आवर्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं और उनको बड़ी आसानी से स्टोर भी किया जा सकता है। मसलन कैंडीज हैं, बॉल पॉइंट्स हैं, इस तरह की कई चीजें जिनको प्रोड्यूस करना भी बहुत आसान है और आप उसको प्रोड्यूस करके स्टोर भी कर लेते हैं आसानी से। मार्केट में प्राइस थोड़ी सी बढ़ती है, आप बेतहाशा सप्लाई, प्राइस सिर्फ 10% इंक्रीज हुई है लेकिन आपने सप्लाई 25-30% बढ़ा दी है। आपने सप्लाई इतनी आसानी से कैसे बढ़ा ली है प्रोड्यूसर ने? क्योंकि प्रोडक्शन में भी टाइम थोड़ा लगता है, आप डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में फैक्ट्री चलाकर प्रोडक्शन फौरी बढ़ा भी लेते हैं और प्लस आपके पास क्योंकि स्टोर करना इस चीज को आसान है तो आप स्टोर से भी प्रोडक्ट सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिसको हमने स्टॉक या इन्वेंट्री कहा था। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी स्टोरेज करने की कैपेसिटी आसान होती है, स्टोर करना आसान होता है और उनको प्रोड्यूस करने में भी कम टाइम लगता है, इजीली प्रोड्यूसेबल है, बल्क में प्रोड्यूस की जा सकती हैं, वो आमतौर पे मोर इलास्टिक होती है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज इन्फिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस ना भी चेंज हो तो सप्लाई बेतहाशा बढ़ सकती है या कम हो सकती है। अब इस चीज को जब हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं, लेट अज्यूम कल ये प्रोडक्ट 150 रुपए का मार्केट में बिक रहा था, प्रोड्यूसर इसके 30 यूनिट मार्केट में सप्लाई कर रहा था, प्रोडक्ट की प्राइस कल भी 150 है, उससे अगले हफ्ते भी 150 है, उससे अगले हफ्ते भी 150 पर ही फिक्स है, लेकिन अचानक मार्केट में इस प्रोडक्ट की सप्लाई कम होके 20 यूनिट पर डे पे आ गई है या इसकी सप्लाई अचानक बढ़ के 40 यूनिट पर डे पे, प्राइस सेम है, प्राइस में 1 रुपए का 1 पैसे का भी चेंज नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर इसकी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक और इसकी सप्लाई लाइन बिल्कुल हॉरिजेंटल बनेगी, विदाउट चेंजिंग द प्राइस क्वांटिटी सप्लाई इज बीइंग इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंटली पॉइंट नोट कर लें, किसी भी सिंगल प्रोडक्ट को हम आमतौर पे इस कैटेगरी में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस कैटेगरी में प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट या प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट ही एक्सप्लेन होते हैं। दोबारा समझ लें, प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट हमने डिफाइन किया था कोई दो ऐसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो एक ही फर्म प्रोड्यूस कर रही है, उसमें हमने एग्जांपल की थी वैगनार एंड कल्टस, दोनों ही 1000 सीसी गाड़ियां हैं, दोनों ही सुजुकी प्रोड्यूस कर रहा है।
बुक में मैंने एग्जांपल जो है वो प्रिंटर्स की दी हुई है, मतलब सैमसंग जो है वो एचपी प्रिंटर्स फॉर या एचपी फर्म जो है वो प्रिंटर्स प्रोड्यूस कर रही है, कई कई मॉडल आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे का मतलब कंज्यूमर मार्केट जाता है तो वो एचपी के दो मॉडल हैं फॉर एग्जांपल 1100 1110, उनमें से ही एक परचेज करेगा। तो substitute products but are produced by the same producer are called production substitutes। फिर दूसरी वर्डिंग है प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट। दो ऐसे प्रोडक्ट के आप एक प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाएगा। आप एक की प्रोडक्शन या एक की सप्लाई की वजह से दूसरे की सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसमें हमने लेदर और मीट, गोश्त और चमड़े की एग्जांपल की थी कि अगर मार्केट में गोश्त की प्राइस बढ़ती है और फार्मर या डेयरी फार्मर जो है वो गोश्त की सप्लाई बढ़ाने के लिए ज्यादा एनिमल ज़िबा करता है, तो जब ज्यादा एनिमल ज़िबा करेगा तो लेदर बेशक कल भी 150 का ही मार्केट में बिक रहा था, आज भी 150 का है। जब आपने ज्यादा एनिमल ज़िबा कर दिए हैं तो लेदर की सप्लाई तो बढ़ जानी है, वो तो 40 पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। पहले रोजाना 30 एनिमल्स का लेदर मार्केट में आता था, अब रोजाना 40 का आता है, हालांकि लेदर की प्राइस चेंज नहीं हुई। तो फिर लेदर की सप्लाई में क्यों इजाफा हो गया? क्योंकि इस लेदर का जो प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट है, मीट गोश्त, उसकी प्राइस बढ़ी है। तो आमतौर पे परफेक्टली इलास्टिक कैटेगरी में हम प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट या सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल ही देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट इसमें कोट नहीं की जा सकती। ओके, यहां तक तो सिचुएशन थी हर प्रोडक्ट को सेपरेटली एक्सप्लेन करना। अब ये 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आपको इसके ग्राफ सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही ग्राफ में तमाम केसेस एक्सप्लेन कर दें। प्योर वर्टिकल लाइन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। प्राइस बढ़ जाए कम हो जाए क्वांटिटी ने चेंज नहीं होना। ओके, दूसरे नंबर पे लेस इलास्टिक सप्लाई है। अब ये पॉजिटिवली स्लोप होती है सप्लाई लाइन, इसलिए ये पॉजिटिव स्लोप लगानी है। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ये वाली लाइन लगा देते हैं। बच्ची ये तो डिमांड की लाइन है, ये सप्लाई की लाइन नहीं है नेगेटिवली स्लोप्ड, तो इसलिए आपने पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन लगानी है 0 एंड 1 के दरमियान। फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1, फिर उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 और लेस देन इंफिनिटी, और फिर फाइनली प्योर हॉरिजेंटल लाइन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू इंफिनिटी। अच्छा, अब अगेन यहां पे हेल्प ले लें कि इसको ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है। तो ड्रॉ करने के लिए आप ये सारी लाइनें इस तरह 1 बाय 1 नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आप प्लस के साइन के तौर पे 2 लाइनें लगा लें, प्योर वर्टिकल लाइन लगा लें। प्योर वर्टिकल लाइन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कहेंगे, प्योर हॉरिजेंटल लाइन लगाने इसको हम परफेक्टली इलास्टिक कहेंगे। दो एक्सट्रीम केस आपने सबसे पहले ड्रॉ कर लिए, फिर इनके बिल्कुल सेंटर में आप लाइन ड्रॉ करें, जो बिल्कुल सेंटर में लाइन होगी। अगेन नोट कर लें, गलती नहीं करनी। यहां पे अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो नेगेटिवली स्लो, डिमांड वाली ज्यादा याद रहती है तो वो डिमांड वाली लाइनें ड्रॉ कर देते हैं। बिल्कुल मैंने जी बिल्कुल ठीक ग्राफ ड्रॉ किया बच्चे, ये लाइन डिमांड की है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, सप्लाई की लाइन तो पॉजिटिव होगी, तो बिल्कुल सेंटर में पॉजिटिवली स्लोप लाइन लगाएं और इसको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 लिख दें। अब ये आपका 0 इलास्टिसिटी है, ये 1 है, तो 0 और 1 के दरमियान जो भी लाइन लगेगी वो ऑटोमेटिकली लेस इलास्टिक सप्लाई की होगी, और 1 और परफेक्टली इलास्टिक या इंफिनिटी के दरमियान जो लाइन लगेगी वो ऑटोमेटिकली मोर इलास्टिक की हो जाएगी। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने सबसे पहले जो है वो प्लस के साइन के तौर पे निशान लगाना है। जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है उस पे 0 इलास्टिसिटी लिख दें, जो प्योर हॉरिजेंटल है उस पे इंफिनिटी लिख दें। इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में लाइन लगाएं, यूनिट इलास्टिक। फिर 1 और 0 के दरमियान लेस इलास्टिक, और 1 और इंफिनिटी के दरमियान मोर इलास्टिक। जी, यहां तक आप में से बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो बताएं, शाबाश, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जी अजीम, क्या क्वेश्चन है भैया आपका? आपने परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के बारे में बताया कि उसमें प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट और प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। जी जी। इसमें अदर फैक्टर नहीं आ सकते कि जिस तरह विंटर में एक सप्लाई चल रही है तो विंटर की वजह से प्रोड्यूसर ने सप्लाई में इंक्रीज की है, जब विंटर चला गया तो उसने सप्लाई में डिक्रीज कर दी क्योंकि प्रोडक्शन चला गया, तो जो अदर फैक्टर्स नहीं आ सकते। अदर फैक्टर्स की जो चेंज होती है बच्चे, प्राइस वो है लाइन को शिफ्ट करती है अलोंग द लाइन, नहीं ना आप शो कर सकते उसको।
यानी अगर आपने अलग फैक्टर्स की शो करनी हो, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस आपको शो कर देता हूं कि अगर आप अदर फैक्टर्स को शो करना चाहते हैं, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, आप कहते हैं जी प्रोडक्ट की प्राइस 150 है, प्रोड्यूसर फिलहाल विंटर है, तो ये प्रोडक्ट विंटर में ज्यादा बिकता है, तो फर्ज करें उसके 100 यूनिट सप्लाई कर रहा है, और प्रोड्यूसर इसकी जब प्राइस चेंज होगी लेट अज्यूम 100 पे आ जाएगी, ये लाइन आप अपवर्ड या डाउनवर्ड तो शिफ्ट कर सकते हैं प्राइस के चेंज को शो करने के लिए कि प्राइस चेंज हुई है, प्रोड्यूसर स्टिल उतनी क्वांटिटी शो कर रहा है, लेकिन आप सेम प्राइस पे लेसर क्वांटिटी और ये सेंस नहीं एक्सप्लेन कर पाते। तो अदर फैक्टर्स में हम शिफ्टिंग तो ले सकते हैं, लेकिन जो है सेम लाइन पे तो अदर फैक्टर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता ना, वो तो प्राइस के अगेंस्ट एक्सप्लेन हो रहा होता। ओके जी जी, एनी अदर क्वेश्चन, किसी और का भी कोई क्वेश्चन है? ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक छोटा सा पॉइंट, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बच्चे, इसको जरा अच्छे तरीके से जो है वो नोट कर लें। ये एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन की सेंस में या कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए बड़ा जरूरी है। मसलन मैं पहले एक सेकंड के लिए डिमांड की लाइंस ड्रॉ करने जा रहा हूं, जो हमने डिमांड की पांचों केसेस ड्रॉ किए थे। ये डिमांड की परफेक्ट हॉरिजेंटल लाइन है, ये परफेक्ट वर्टिकल लाइन है, फिर उसके दरमियान इलास्टिसिटी, इसको चले हम लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, 0 है, ये इन्फिनिटी इलास्टिसिटी है, ये 1 है, और 1 और 0 के दरमियान ये लेस इलास्टिक बिहेवियर है, 0 और 1 के दरमियान का, और ये जो है ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक का मोर इलास्टिक बिहेवियर है। ये हमने 5। यहां पे अगर हमने रूल समझना हो तो एक सिंपल रूल ये है, फ्लैटर द डिमांड का मोर विल बी द इलास्टिसिटी। देखें सबसे कम फ्लैट लाइन जो है वो 0 परफेक्टली इन इलास्टिक की है, तो 0 इलास्टिसिटी है। फिर हम जैसे जैसे दाएं साइड पे चलते जाते हैं, जितनी लाइन फ्लैट होती जाती है, ज्यादा से ज्यादा फ्लैट हम किस चीज को कहते हैं, बिल्कुल हॉरिजेंटल चीज को ही फ्लैट कह सकते हैं ना। तो जैसे जैसे लाइन डिमांड की फ्लैट होती जा रही है, इलास्टिसिटी बढ़ती जा रही है, 0 से लेस, लेस से 1, 1 से मोर, मोर से इंफिनिटी पे हम चले गए। तो यहाँ पे बाज़ औक़ात एमसीक्यूज की सेंस में आ जाता है कि दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, बी की लाइन फ्लैट है, ए की जो है वो स्टीपर है, तो विच प्रोडक्ट विल बी मोर इलास्टिक। तो डिमांड में रूल ये है कि डिमांड की साइड पे हम सिंपली कह देते हैं जितनी डिमांड की लाइन फ्लैट होगी उतनी ही इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, यानी फ्लैटर लाइन वाली प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज्यादा है, स्टीपर की कम है। मसलन आपके सामने दो लाइनें लगी हो डिमांड की कि ये प्रोडक्ट बी की डिमांड लाइन है जी, ये प्रोडक्ट ए की डिमांड लाइन है, तो बी ज्यादा फ्लैट है तो बी की इलास्टिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, कितनी ज्यादा है इट डजंट मैटर, लेकिन बी मोर इलास्टिक है एज कंपेयर टू ए। यानी अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ बी प्रोडक्ट लिखेंगे तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। ओके, ये तो हो गया डिमांड का रूल। सप्लाई का रूल समझें जरा। देखें यहां पर अगर हम देखें तो बिल्कुल यहां पर भी हमें यही नजर आ रहा है कि जैसे जैसे सप्लाई की लाइन फ्लैट होती जा रही है, देखिए प्योर वर्टिकल स्टीपर लाइन है, सबसे ज्यादा स्टीप, इसको थोड़ा सा हम फ्लैट करें लेस इलास्टिक, और फ्लैट करें यूनिट इलास्टिक, और फ्लैट करें मोर इलास्टिक, और बिल्कुल ही फ्लैट कर दें तो परफेक्टली इलास्टिक हो गया। जनरल रूल यहां पर भी यही है कि जितनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जो सप्लाई की लाइन है वो फ्लैट होगी उतनी ही सप्लाई मोर इलास्टिक होगी। लेकिन यहां पे एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंटली क्लियर कर लें, देखिए इन तमाम लाइनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मैं इस येलो लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे आएगा, ग्रीन का शायद यहां पे आए, रेड का यहां पे, इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट मुख्तलिफ है। अगर सप्लाई लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो तो फिर ये बात ठीक है कि जितनी सप्लाई लाइन फ्लैटर होगी उतनी ही वो मोर इलास्टिक होगी। लेकिन मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक पॉइंट ड्रॉ करने जा रहा हूं। लेट अज्यूम अगर हमारे सामने एक इस तरह की लाइन लगी हो, देखिए ए प्रोडक्ट की मैंने एक सप्लाई लाइन ड्रॉ की हुई है, प्रोडक्ट की प्राइस 1 2 3 4 रुपए है, क्वांटिटी सप्लाई 2 4 6 8 यूनिट 16 तक हमने ली हुई है, प्रोडक्ट ए की सप्लाई लाइन है, पॉजिटिवली स्लोप है, प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ जाती है। और एक और प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बी, ये उसकी सप्लाई लाइन है, इसमें भी प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ जाती है। अब हम देखना ये चाहते हैं कि इन दोनों की इलास्टिसिटी, अगर हम फ्लैटर वाला रूल अप्लाई करें तो हमें नजर आ रहा है बी प्रोडक्ट ज्यादा फ्लैट लाइन वाली है, ए प्रोडक्ट की सप्लाई लाइन स्टीपर है जरा उससे,
तो हम फ्लैटर के रूल के मुताबिक तो कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ बी प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। लेकिन ये इस ग्राफ के मुताबिक ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है ये बाद में समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें वन बाय वन। ओके, मैं बी को फिलहाल रिमूव कर रहा हूं, प्रोडक्ट ए पे पहले बात करते हैं। देखिए प्रोडक्ट ए की प्राइस है 4 रुपए, प्रोड्यूसर 8 यूनिट मार्केट में सप्लाई कर रहा है। अब इसकी प्राइस 4 से चेंज होके 3 पे आ जाती है। प्रोडक्ट की प्राइस 4 से कम होके 3 पे आ गई, 1 रुपए का चेंज आया है। ये एक इस ओरिजिनल प्राइस का कितने परसेंट बनता है? 25% ही प्राइस कम हुई है ना। प्राइस 4 रुपए से कम होके 3 रुपए पे आ गई है। हम अगर परसेंटेज में बताना चाहें कि कीमत में कितनी कमी आई है तो वी विल से 25% चेंज इन प्राइस। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ओके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो हमने मेजर कर लिया जी, 25% चेंज आ गया है प्राइस में, प्राइस 25% कम हुई है। ओके, और सप्लाई जो है प्रोड्यूसर ने 8 यूनिट से कम करके 6 यूनिट कर दी है, यानी सप्लाई में 2 यूनिट की कमी है। दो इस ओरिजिनल 8 की जो क्वांटिटी है इसका कितने परसेंट बनता है? ये भी 25% ही बनता है। तो यानी कि अगर हम देखना चाहें कि प्राइस 25% कम हुई थी तो इसकी वजह से क्वांटिटी में कितनी परसेंटेज चेंज आया है? सप्लायर ने क्वांटिटी सप्लाई भी 25% ही पहले से कम कर दी है, जितनी भी पहले वो 8 यूनिट सप्लाई कर रहा था, अब 8 से कम करके उसने 6 कर दिए, तो 25%। अब 25 को 25 से डिवाइड करें तो आंसर तो आएगा एग्जैक्टली इक्वल टू 1। ओके, ये तो सिचुएशन थी ए प्रोडक्ट के लिए। अब मैं एक सेकंड के लिए ए की लाइन रिमूव कर रहा हूं, बी की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बी की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। बी की प्राइस 4 रुपए है और प्रोड्यूसर इसके 16 यूनिट रोजाना मार्केट में सप्लाई कर रहा है। अब इस प्रोडक्ट की प्राइस भी 4 से कम होके 3 पे आ जाती है। अगेन परसेंटेज सेंस में अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितने परसेंट है जी? 25%। प्रोड्यूसर ने सप्लाई 16 से कम करके 12 यूनिट कर दी है, 4 यूनिट की कमी की है, पहले 2 यूनिट की थी। लेकिन ये इस 4 ओरिजिनल वैल्यू का बनता कितने परसेंट है? 4 16 का कितने परसेंट होता है? अगेन 25%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अब भी उतनी है, अगेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है। तो यहां पर ये रूल जो है वो समझ लें कि अगर सप्लाई की लाइंस ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हो, यानी जो ग्राफ का ओरिजिन पॉइंट होता है जहां पे ग्राफ आपस में एक्स और वाई एक्सिस मिल रहे होते हैं, अगर सप्लाई की लाइन ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हैं तो बेशक आप इस ग्राफ में ए बी सी डी और भी 2-3 प्रोडक्ट ऐड कर लें, इन तमाम प्रोडक्ट्स की सप्लाई इक्वल टू 1 होगी। अगर सप्लाई लाइन जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, वो फ्लैट है या स्टीप है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होने वाली तमाम सप्लाई लाइंस की इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। या 1 अगर नहीं है, लेट अज्यूम 1 से ज्यादा भी है, डिफरेंट केस भी है, तो इलास्टिसिटी सेम जरूर होगी। यानी अगर ए प्रोडक्ट की 1.5 है तो बी की भी 1.5 ही होगी, और अगर यहां पे कोई सी प्रोडक्ट होता तो उसकी भी 1.5 ही होनी थी, और अगर ए बी सी प्रोडक्ट एक इनमें से लेस होता तो फिर बाकी भी सारे, यानी इलास्टिसिटी सेम होगी, मोस्टली इक्वल टू 1 होती है लेकिन सेम जरूर होगी। यानी फ्लैटर लाइन का रूल जो है वो ओरिजिन से एक जगह से शुरू होने वाली सप्लाई लाइंस पे एप्लीकेबल नहीं है। वो सिर्फ ऐसी सूरत में है जिसमें हमने पिछला ग्राफ ड्रॉ किया था कि तमाम सप्लाई लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो फिर हम वो रूल अप्लाई कर सकते हैं कि फ्लैटर दी सप्लाई लाइन मोर विल बी दी इलास्टिसिटी। जितनी सप्लाई लाइन फ्लैटर होगी उतनी ही उसकी इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर होगी। जी, ये आपके बच्चे कोर्स में डायरेक्टली ग्राफ तो शामिल नहीं है इसलिए बुक में भी आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन ताकि आपको जरा क्लैरिटी आ जाए तो ये मैंने इन डिटेल डिस्कस कर दिया है। ओके जी, इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछ लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है परसेंटेज, फ्लक्स या प्रोपोर्शनेट या फॉर्मूला मेथड। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लें, जैसे मैंने आपको टॉपिक शुरू करते हुए कहा था कि वेटेज के एतबार से डिमांड की सिलेबस में वेटेज ज्यादा है, यानी ज्यादा क्वेश्चंस हैं डिमांड इलास्टिसिटी के, लेकिन सप्लाई के कम है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस में कोई फर्क नहीं है, दोनों का ही पेपर में आता है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जो मेजरमेंट है उसमें आप कह लें बहुत शॉर्ट सा रखा गया है सिलेबस, सिर्फ एक ही मेथड है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तो हमने 3 मेथड किए हैं, 3 टाइप्स बल्कि, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। और फिर प्राइस में 3 अलग अलग मेथड भी किए, एक्सपेंडिचर मेथड अलग से किया, फार्मूला या प्रोपोर्शनेट मेथड जिसमें हमने पॉइंट और आर्क वाले 2 फार्मूले यूज किए वो अलग से किया, फिर हमने ज्योमेट्रिक मेथड भी किया, और उसके बाद इनकम और क्रॉस वाली टाइप से अलग से की। लेकिन सप्लाई में इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, सप्लाई में टाइप भी सिर्फ एक ही है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और प्राइस में भी सिर्फ एक ही मेथड जो है वो दिया गया है जिसको हम फार्मूला फ्लक्स मेथड कहते हैं, जो डिमांड की साइड पे भी था। तो दोनों फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज कर लेंगे ब्रीफ सेंस में। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन 2 वेज। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पॉइंट फार्मूला कब यूज होता है, व्हेन चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर वेरी स्मॉल, जब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में बहुत छोटी चेंजेस हों। जैसे हमने डिमांड की साइड पे कहा था कि लेट अज्यूम प्रोडक्ट की प्राइस P1 है फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज, और Q1 क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स, P2 सप्लाई जो प्राइस जो है वो लेट अज्यूम 5002 रुपए पे चली गई है। अब प्राइस सिर्फ 2 रुपए, अगर आप चेंज देखें तो 5000 के मुकाबले में 2 रुपए का चेंज तो नेग्लिजिबल है, बहुत ही स्मॉल चेंज इन प्राइस है। और इस प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई में भी बहुत ही स्मॉल सा चेंज आता है 50 से 51 यूनिट पे, यानी प्राइस बढ़ी है, प्रोड्यूसर इनकरेज भी हुआ है, उसने सप्लाई भी बढ़ाई है। लेकिन अगर हम परसेंटेज चेंजेस कैलकुलेट करेंगे तो फॉर एग्जांपल हम Q यहाँ पे 50 की बजाय 500 कर देते हैं, और Q2 जो है ये भी 501 कर देते हैं। तो जब हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे तो 2 रुपए का प्राइस चेंज है, ये 5000 का कितने परसेंट बनता है, 0 पॉइंट समथिंग बनेगा। और 500 से 501 यूनिट सप्लाई का चेंज है, तो ये एक जो है ये ओरिजिनल क्वांटिटी का 500 का कितने परसेंट बनेगा, ये भी पॉइंट्स में चला जाएगा। तो जब P और Q में चेंजेस बहुत ज्यादा स्मॉल होती हैं तो फिर हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो है पॉइंट फार्मूला, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1 और P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1। ये ऊपर वाला नंबर जो है ये आपको परसेंटेज चेंज इन Q कैलकुलेट करके दे देगा, और नीचे वाला जो फॉर्मूला है ये आपको परसेंटेज चेंज इन P कैलकुलेट करके दे देगा। मसलन आपके पास ऊपर आ जाता है 20% चेंज इन Q, डिनोमिनेटर में आ जाता है 10% चेंज इन प्राइस, तो 20 डिवाइडेड बाई 10, फाइनल इलास्टिसिटी का आंसर हो जाएगा 2। तो ये प्रोडक्ट मोर इलास्टिक है। फार्मूला हमने पॉइंट वाला यूज किया है कि प्राइस और क्वांटिटी में चेंज बहुत स्मॉल थे, तो हमने पॉइंट फार्मूला यूज कर लिया। अगर प्राइस और क्वांटिटी में लार्जर चेंजेस हों, व्हेन चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर लार्ज, देन वी यूज आर्क मेथड या आर्क फार्मूला। देखिए फार्मूले में डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस डिमांड साइड पे था। ऊपर वाले फार्मूले में हमने Q1 से डिवाइड किया है, नीचे वाले फार्मूले में हमने Q1 और Q2 की एवरेज से डिवाइड किया है। इसी तरह से ऊपर वाले फार्मूले में, पॉइंट फार्मूले में हमने सिर्फ P1 से डिवाइड किया है, जबकि आर्क फार्मूले में हमने P1 P2 दोनों की एवरेज लेके डिवाइड किया है। इस बात को जरा छोटे से पॉइंट से समझ लें बच्चे। अब क्योंकि आपके दोनों फार्मूलाज हो चुके हैं, डिमांड साइड पे भी हमने पॉइंट और आर्क फार्मूला कर लिया है और सप्लाई साइड पे भी कर लिया है, तो अब जरा इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लें कि हम किस सिचुएशन, लार्ज चेंजेस वाली सिचुएशन में हम आर्क क्यों यूज करते हैं और स्मॉल चेंजेस में हम पॉइंट क्यों यूज करते हैं, इस बात को जरा समझ लें एक सेकंड के लिए। मसलन पहला सिनारियो, पॉइंट फार्मूला हम क्यों यूज कर लेते हैं। देखें एक प्रोडक्ट की प्राइस है फॉर एग्जांपल 100 रुपए P1 प्राइस, और उसकी प्राइस 100 से इंक्रीज होके 101 पे चली जाती है, और इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी Q1 सप्लाई लेट अज्यूम 10,000 यूनिट, और इसकी सप्लाई जो है वो फॉर एग्जांपल Q2 प्राइस बड़ी है, प्रोड्यूसर इनकरेज होता है तो वो इसकी सप्लाई 10,000 से बढ़ा के 10,002 यूनिट कर देता है। ओके, अब हमने परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करनी है प्राइस और क्वांटिटी में, और उनको आपस में डिवाइड करना है। अब देखें
P2 माइनस P1 ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा, P2 माइनस P1। पॉइंट फार्मूले में हम कहते हैं कि इसको सिर्फ P1 से ही डिवाइड कर दो। आर्क फार्मूले में हम कहते हैं कि P2 माइनस P1, इन दोनों को P1 प्लस P2 और इसकी एवरेज, इस पूरी एवरेज से डिवाइड करो। ऐसा क्यों कहते हैं हम? देखिए, अगर चेंजेस बहुत स्मॉल हैं, मैं आपके सामने एग्जैक्ट नंबर लिख रहा हूं, P2 हमारे पास वैल्यू है 100, P1 हमारे पास वैल्यू है, P2 हमारे पास वैल्यू है 101 और P2 हमारे पास है, P1 हमारे पास है 100। अब इसको हमने डिवाइड करना है। अब मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं या मैं इसको 100 और 101 की एवरेज लेकर, यानी 100 और 101 की जब मैं एवरेज लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 100.5। अब मैं 100 से डिवाइड करूं या 100.5 से डिवाइड करूं, आंसर पे कोई खास फर्क नहीं आना। 100 से डिवाइड कर दूं या 100.5 से डिवाइड कर दूं, दोनों सूरतों में आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आना। ओके, लेकिन अगर हमारे पास प्राइस का चेंज होता कि प्राइस 100 से चेंज हो के फॉर एग्जांपल 150 पे चली गई है, तो अब देखें हमारे पास फार्मूले की सिचुएशन क्या बननी थी, 150 माइनस 100। अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं 100 से तो आंसर बिल्कुल मुख्तलिफ आएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 150 से P2 से तो आंसर बिल्कुल ही मुख्तलिफ आएगा। और अगर मैं इन दोनों की एवरेज लेकर 125 से डिवाइड कर देता हूं तो आंसर बिल्कुल ही मुख्तलिफ आएगा। असल में रेफरेंस पॉइंट जो होता है उसकी वजह से आंसर पे फर्क पड़ सकता है। जब आपके दोनों रेफरेंस पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं, Q1 Q2 में कोई फर्क ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर में आप एक यूज कर लें, दोनों की एवरेज यूज कर लें, आंसर पे कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब आपके रेफरेंस पॉइंट एक दूसरे से बहुत दूर है, Q1 और Q2 की वैल्यू में फर्क ही बहुत ज्यादा है, P1 और P2 की वैल्यू में फर्क ही बहुत ज्यादा है, तो फिर दोनों को एवरेज करके उससे जो है वो आंसर कैलकुलेट किया जाता है। तो खैर ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। तो सिंपली परसेंटेज फार्मूला या फ्लक्स मेथड एक्सप्लेन कर दें, 4 से 5 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो आप दोनों को डिफाइन कर दें, फार्मूलाज लिख दें और दोनों को एक्सप्लेन कर दें फार्मूलाज को, कि पॉइंट का फार्मूला कब यूज करना है, आर्क कब यूज करना है। और फर्दर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन न्यूमेरिकल सेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मसलन न्यूमेरिकल में वो कहता है कि लेट अज्यूम देयर इज अ शू मेकर, या फॉर एग्जांपल देयर इज अ फार्मर, या कोई भी प्रोड्यूसर का वो नाम ले लेता है। लेट अज्यूम देयर इज अ कार मैन्युफैक्चरर सुजुकी पाकिस्तान एंड द प्राइसेस ऑफ कार्स हैव राइजन फ्रॉम 10 लाख टू 12 लाख। एक गाड़ी 10 लाख की बिकती थी, अब 12 लाख की बिकती है। P1 प्राइस 10 lakh, P2 price 12 lakh. When the price was 10 lakh rupees, the company was producing 100 cars per month. Now price has increased to 12 lakh rupees. Now the Suzuki company is producing, let us assume, 130 cars, 120 cars per month. तो P1 आपके पास 10 लाख है, P2 12 लाख है, Q1 आपके पास 100 कार्स हैं, 100 कार्स, P2 आपके पास 120 या 130 कार्स हैं। वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेट कर दें। और रूल याद रखें जो आपको बताया है, अगर आपको उसने ओपन क्वेश्चन दे दिया है, स्टेटमेंट दे के नीचे उसने कह दिया है कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विद फार्मूला मेथड, फार्मूला मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर दें, यानी ना ये बताया है कि फार्मूले में पॉइंट मेथड भी होता है, आर्क भी होता है, कौन सा यूज करें, कुछ नहीं बताया, तो यू विल ऑलवेज यूज द आर्क। जब वो आपको परसेंटेज मेथड कहेगा, प्रोपोर्शनेट मेथड, फार्मूला मेथड कहेगा, तो आपने आर्क ही यूज करना है, आपने कभी भी पॉइंट यूज नहीं करना, अनलेस कि वो आपको खुद कह दे के पॉइंट मेथड लगा दें इस पे। तो फिर आपने ये नहीं सोचना कि ये चेंजेस स्मॉल हैं, ग्रेटर हैं, या क्या होना चाहिए था, वो खुद कह रहा है कि पॉइंट मेथड से कैलकुलेट कर दें तो ठीक है। आपकी प्रेफरेंस डाउट की शक्ल में हमेशा आर्क होनी चाहिए। डिमांड में भी यही रूल आपको बताया था और यहां पर भी आपको यही रूल बता रहा हूं जी। अब आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो रेज हैंड करके बताएं, अदरवाइज हम फिर
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करते हैं जी। हामिद, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी ये जो अभी आपने स्लाइड शो की हुई थी सर, यहाँ पे बुक पे तो उसका सप्लाई का नहीं है पॉइंट और आर का, और यहाँ पे सर जी एक मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बाय परसेंटेज मेथड से दिया हुआ है, और यहाँ पे जो फार्मूलाज हैं वो तो सर पुराने वाला ही है, मतलब कि जो हमने डिमांड वाला किया है। तो बच्चे फार्मूला देखने में तो बिल्कुल वही नजर आएगा, कोई फर्क तो नहीं है दोनों में? नहीं आपको नहीं नहीं लग रहा सर है कोई जी। फर्क है? जी कैसे फर्क है? सर जी, यहाँ पे आपने ये देखना नीचे Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2 किया है, उसका ठीक है। Q1 प्लस Q2 ओवर डिवाइडेड बाय 2 है। तो यार बड़े नकम्मे हो यार। क्या हुआ? यानी कि 100 जमा 110 बटा 2 और 110 जमा 100 बटा 2, इन दोनों में कोई फर्क है? यार शर्म करो। ये अब आपका क्यूटी पास है, मैं आपको कह कुछ नहीं रहा। निकम्मे, इसको नहीं तो सर, फर्क ना कहे ना आप, पॉइंट और ये आर्क में तो फर्क बता सकते हैं कि ऊपर सिर्फ Q1 है डिनोमिनेटर में, नीचे देखें जी दोनों की एवरेज है। आप कह रहे हैं जी 100 पहले लिखा है उसमें 100 बाद में लिखा है, ये तो कोई फर्क नहीं, आप वो लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है। जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो दूसरा बताएं बताएं सर दूसरा इस क्या है? एक्सप्लेनेशन और ये ऐसे ही आपने किया, यहाँ पे इसका तो नहीं है। आर्क और पॉइंट का डिफरेंस नहीं बताया हुआ? नहीं यहाँ पे वैसे डिमांड का पड़ा है, अच्छा, फिर सप्लाई आप का भी इस तरह वही, कर लें, चलें ठीक बस है। अब नाम चेंज कर दे, डिमांड की जगह सप्लाई लिख दे। हाँ, आप उसका जो है ना वो छोटा सा नोट बना के 3-4 लाइनों में जो है ना दोनों के, यानी पॉइंट इलास्टिसिटी भी एक्सप्लेन हो जाए और सप्लाई भी। बात तो वही है, सिर्फ ये है कि क्वांटिटी जी डिमांड की जगह क्वांटिटी सप्लाई आएगा, बाकी तो सेंस वही है कि अगर चेंजेस स्मॉल हैं तो पॉइंट मेथड, अगर चेंजेस लार्ज हैं तो फिर आपका जो है वो आर्क मेथड। ओके जी। जी एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो बताएं, शाबाश। ओके देन एक सेकेंड, नेक्स्ट जरा मैं टाइम देख लूं। ओके, टाइम जस्ट जो है वो 5 मिनट है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये खैर इंशाल्लाह कल करेंगे इन डिटेल, इसमें ज़रा डिस्कशन पॉइंट्स ज़्यादा हैं, एक एक पॉइंट को हमने एक्सप्लेन करना है। ओके अब आपका बच्चे कोई ओवरऑल कोई जनरल क्वेश्चन है, कोई इस पूरे चैप्टर में कोई और इशू है, कोई भी आपका डाउट है किसी किस्म का, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें। और ये बात बच्चे दोबारा जहन में रखें। अजीम एक सेकंड में लेता हूँ क्वेश्चन। एक चीज़ आप बच्चे जहन में रखें कि जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैक्सिमम 1 डे का आपको गैप मिलेगा। बिल्कुल आप में से किसी ने ये नहीं कहना सर मेरे पास बुक नहीं थी, फलां नहीं थी। जो अरेंज करना है आपने अभी कर लें, बुक्स ले लें, तैयारी करें, साथ साथ पढ़ें, रोज़ाना का रोज़ाना प्रिपेयर करें। एंड पे आपको टाइम जो है वो नहीं मिलना, क्योंकि साथ साथ आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्लोज हुआ है, अगले दिन आपको एक दिन मिल जाएगा तैयारी के लिए, रिवाइज कर लें और फौरी तौर पे जो है वो टेस्ट दे दें, इससे ज़्यादा डिले नहीं। वरना अगर 4-5-6 दिन का गैप होगा तो बेचारे जो डेली पढ़ रहे हैं वो तो मुसीबत में आ जाएंगे कि अब अगला चैप्टर भी शुरू हो गया है, टेस्ट पिछले का आ गया है, तो इसलिए एक दिन से ज़्यादा गैप नहीं होगा। जी अजीम, क्या क्वेश्चन है? मैंने ये पूछना था कि यूनिट इलास्टिक सप्लाई, यूनिट इलास्टिक, मोर इलास्टिक और इन इलास्टिक आपने वो पॉइंट दिए हुए, अगर न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उनमें से जो आंसर आएगा, अगर यूनिट इलास्टिक आता है तो एज ए आंसर लिख के उसको आगे एक्सप्लेन भी करना है कि यूनिट इलास्टिक है, इसमें चेंजिंग प्रोडक्ट। जी जी, इंटरप्रेट करना होता है। मसलन बिल्कुल आपने अच्छा किया ये पूछ लिया। मसलन फॉर एग्जांपल आपके सामने आ जाता है जी, आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं, एक पॉसिबिलिटी आपका आंसर आ जाता है 0.5। ये तो क्लियर कर लें कि सप्लाई का आंसर आना तो प्लस में ही है, क्योंकि प्राइस ने बढ़ना है तो क्वांटिटी सप्लाई ने भी बढ़ना ही है, प्राइस कम होगी तो सप्लाई ने भी कम ही होना है। तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर या तो दोनों प्लस होंगे, आंसर प्लस में ही आएगा, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही माइनस होंगे, आंसर फिर भी आपका प्लस नहीं आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर तो प्लस में होगा। अब प्लस का 0.5 हो सकता है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो सकता है, या फॉर एग्जांपल लेट अज्यूम 2.5 हो सकता है। अब इन तीनों की इंटरप्रिटेशन क्या है? आप 1 को इंटरप्रेट करेंगे बिकॉज द मैग्नीट्यूड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, इट मींस whenever there is a change in price there will be an equal change in quantity supply। आगे आप एक लाइन और लिखना चाहते हैं तो आप लिख दें कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ 5% इंक्रीज इन प्राइस देयर विल बी 5% इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। यानी अगर प्राइस अपने ओरिजिनल पॉइंट से 5% बढ़ेगी तो इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाई भी 5% बढ़ जाएगी। और अगर आपने 0.5 को इंटरप्रेट करना है, इलास्टिसिटी का आंसर हाफ आया है 0.5,
तो यू विल से कि whenever there is a price change in any quantity there will be a 0.5% change in quantity supply. एग्जाम्पल पर्पज के लिए, if price increases by 10% then supply will only increase by 5%, उससे आधी इंक्रीज होगी. If price increases by 30%, प्राइस 30% बढ़ती है, then 0.5 का मतलब कि क्वांटिटी सप्लाई विल इंक्रीज ओनली 15%. 30% प्राइस चेंज थी तो उसका आधा कितना बनेगा, 0.5 इलास्टिसिटी हाफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रही. ठीक है, थैंक यू. ओके जी. देन आज के लिए सफिशिएंट है. बाकी इंशाल्लाह कल हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे और इससे आगे बहुत इंपॉर्टेंट. ओके ओके जी. ऑन आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर वालेकुम सलाम. सर आर्क और पॉइंट का जो मेन डिफरेंस है वो तो पता है कि जब प्राइस और उसकी क्वांटिटी का डिफरेंस लार्ज होगा तो आर्क होगा. उसके अलावा जो आपने प्रेफरेंस बताई है कि इसको चूज करना है वो बता दें एक बार. प्रेफरेंस में मैंने कहा है कि अगर वो एग्जाम में या पेपर में जनरल नेम यूज करता है, परसेंटेज मेथड कह देता है, फार्मूला मेथड कहता है, प्रोपोर्शनेट मेथड, मतलब वो स्टेटमेंट दे के नीचे लिख देता है कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विद फार्मूला मेथड, विद परसेंटेज मेथड या विद प्रोपोर्शनेट मेथड, तो यू विल ऑलवेज प्रेफर आर्क मेथड. क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि पॉइंट यूज करें या आर्क, उसने फार्मूला मेथड कह दिया था. फार्मूले तो दो हैं, तो आपने किसको प्रेफर करना है, आर्क को. दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि वो आपको खुद लिख के बता दे, ऊपर चेंजेस जो भी उसने दी हैं पी और क्यू की, वो नीचे कह देता है कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विद पॉइंट मेथड. तो आपने फिर ये नहीं सोचना कि पॉइंट कहां अप्लाई होता था, प्राइस का चेंज मैं चेक कर लूं, प्राइस ज्यादा चेंज हुई है या कम. उसने कह दिया है पॉइंट से तो आप पॉइंट कर दें, उसने कह दिया आर्क से. अगर उसने आर्क या पॉइंट लिखा है तो उसको फॉलो करें, फॉर्मूला या प्रोपोर्शनेट लिखा है तो फिर आपने हमेशा आर्क ही यूज करना है. जी दिलावेज आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. और सर मैंने पूछना था कि अगर हमें वो क्लियर हो और उसने ना बताया हो कि पॉइंट है या फिर आर्क इलास्टिसिटी से यूज करना है, लेकिन हमें साफ क्लियर पता चल रहा हो कि ये वेरी स्मॉल चेंजेस हैं, तो फिर भी पॉइंट यूज नहीं करना? नहीं करना. आपने डाउट में कभी देखें, उसकी असल में एक छोटी सी वजह है. जो पॉइंट मेथड है ना वो सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज हो सकता है. आर्क मेथड पे एतराज नहीं है. आर्क स्मॉल चेंज वाली सिचुएशन में भी लगा दें तो उसका आंसर 100% एक्यूरेट है. आर्क को लार्ज चेंजेस में अप्लाई कर दें तो भी ठीक है. पॉइंट में एक खराबी ये है कि जिस चेंज को आप स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं वो शायद एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल ना हो, उसने इस जेन से क्वेश्चन ही ना दिया हो. मसलन वो ओरिजिनल प्राइस 100 देता है और न्यू प्राइस 105 देता है और क्वांटिटी फॉर एग्जांपल वो कहता है जी ओरिजिनल डिमांड सप्लाई 500 यूनिट थी और अब 510 है. अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि सिर्फ 10 यूनिट का तो चेंज है और 500 के लिहाज से तो बहुत छोटी परसेंटेज है, या मैं इसको और ज्यादा करीब कर दूं 100 से 102 पे ले जाऊं, तो अब भी कंफ्यूजन है. एग्जामिनर ने तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया नहीं. अब उससे मसला क्या होगा, अगर आपने इस पे पॉइंट का लगा दिया अप्रोच, हो सकता है आपका आंसर आए 1.5 और जिसने आर्क लगाया हुआ है उसका आंसर आ जाए 1.3, और उसने क्योंकि आर्क को प्रेफर करना है कि मोस्ट एक्यूरेट तो वही है, तो वो 1.3 वाले सारे आंसर ठीक कर देगा, 1.5 वालों पे क्रॉस लगाता जाएगा. हालांकि उसे ऐसा करना नहीं चाहिए. ठीक है ना, जब उसने बताया नहीं है तो स्टूडेंट पे रहने दें. लेकिन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आप उस सिचुएशन में जाएं ही ना, क्योंकि जब आप आर्क लगा देंगे तो फिर एतराज नहीं कर सकता कि भैया आपने पॉइंट क्यों नहीं लगाया था. ठीक है ना? यस सर. ओके जी. ओके जी, आज के लिए सफिशिएंट है. बाकी जो है वो इंशाल्लाह फिर हम कल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो टॉपिक है कल इंशाल्लाह हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके जी, आज के लिए सफिशिएंट है. अल्लाह.